जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है उसमें टॉपिक जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज द कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो हमारा पिछला क्लास था, जो पिछला लेक्चर हमने डिलीवर किया था, उसमें हम सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी, या इसको कहें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसको कहें तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए जो भी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो स्पेशलाइज सेल्स के बारे में मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट के बारे में बताया था, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया था, उनका मैच्योरेशन क्या होता है, कहाँ होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म के बारे में पिछले लेक्चर में डिलीवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। आज का जो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या टॉपिक है? कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, या इसी को कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ के दौरान डेवलप होता है। ठीक, कब डेवलप होगा? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के दौरान डेवलप होगा, बर्थ के बाद होगा, सिंस बर्थ नहीं होगा, आफ्टर द बर्थ, during the lifetime of an individual this immunity gets developed, hence it is known as the adaptive immunity। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज द AMIS एंड सेकेंड वन इज द CMIS। दो कंपोनेंट होगा एडेप्टिव इम्यूनिटी का, एक होगा AMIS और दूसरा क्या होगा बताइए? CMIS। AMIS का मतलब क्या होगा? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा होगा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। AMIS में हमको बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ना होता है, जबकि CMIS में हम लोग टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ केवल AMIS के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम CMIS के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, डिटेल फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा AMIS द फुल। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो AMIS में मोस्ट पिक्यूलियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हमारे नीट PMT मेडिकल एग्जाम्स में, वो होता है क्लोनल सिलेक्शन के बारे में। AMIS में अगर देखा जाए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, प्रोसेस है, दैट इज द क्लोनल सिलेक्शन। बताते हैं क्लोनल सिलेक्शन होता क्या चीज है। देखिए, जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, और क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इम्यूनिटी कहां प्रेजेंट होती है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। और इससे रिलेटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बोला मतलब ये जो भी एंटीबॉडी होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे? ब्लड में प्रेजेंट होंगे। और इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी में प्रेजेंट जो भी एंटीबॉडी होंगे उसको क्या कहेंगे? ह्यूमोरल एंटीबॉडी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे? ह्यूमोरल एंटीबॉडी। H फॉर ह्यूमोरल, AB फॉर एंटीबॉडी। ध्यान दीजिएगा, AB फॉर एंटीबॉडी एंड AG फॉर एंटीजन। ठीक है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे? ह्यूमोरल एंटीबॉडी। क्योंकि ये कहां प्रेजेंट होगा? ब्लड में प्रेजेंट होगा, इसीलिए हमने इसको कहां क्या बोला? ह्यूमोरल एंटीबॉडी बोला, क्योंकि ये एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। और इस इम्यूनिटी को हमने क्या बोला? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, यहां पे जो हमारा AMIS है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा क्लोनल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे, होता क्या चीज है बताते हैं, आगे मैकेनिज्म में बताएंगे। जो AMIS, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो इस AMIS को रेगुलेट करती हैं, उन सेल्स को हम लोग इम्यून सेल्स बोलेंगे। कौन सी सेल्स? दिस AMIS इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द सेल्स नोन एज द इम्यून सेल्स। यह इम्यून सेल्स अगर देखा जाए तो इस इम्यून सेल में कौन एग्जांपल होगा? इस इम्यून सेल में आपको आएगा बी लिम्फोसाइट। इम्यून सेल में कौन आएगा? बी लिम्फोसाइट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है तो ये इमेच्योर या प्रीमेच्योर फॉर्म में होती है। किसमें बताइए? प्रीमेच्योर फॉर्म में। अब होता क्या है कि बोन मैरो से ये बी लिम्फोसाइट निकल के कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। कहां जाएगा बताइए? ब्लड में जाएगा। ब्लड से ये बी लिम्फोसाइट, जो मैमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होंगे, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, जो गट होगा, उसके सब म्यूकोसा लेयर में जाएगा। कहां जाएगा? ब्लड के थ्रू।
बोन मैरो से निकल करके ये बी लिम्फोसाइट, इमेच्योर बी लिम्फोसाइट कहां जाएगा, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अगट उसमें जाएगा। जैसे ही ये सब म्यूकोसा में ये बी लिम्फोसाइट जाएगा, तो जैसे ये सब म्यूकोसा में ये बी लिम्फोसाइट जाएगा, जाने के बाद ठीक ये किसी न किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ, किसी न किसी पर्टिकुलर पैथोजन के साथ क्या करेगा, ये इंटरैक्ट करेगा। क्या करेगा बताइए, इंटरैक्ट कर। देयर विल बी इंटरेक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन इन द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और गट। गॉट इट, क्लियर है? आगे देखिए, जैसे ये इंटरैक्ट करेगा, ठीक, जैसे ही इस बी लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ, एक पर्टिकुलर टाइप, मैंने ले लिया एक्स टाइप ऑफ एंटीजन, जैसे इस बी लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन हुआ एक्स टाइप के एंटीजन के साथ, अब ये हमारा बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस एक्स टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। क्या करेगा, देखिए मैंने लिखा है रिकॉग्नाइज एजी, एजी फॉर द एंटीजन। ये बी लिम्फोसाइट उस एंटीजन से इंटरेक्ट होने के बाद, इंटरेक्शन के बाद उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। और जैसे ये बी लिम्फोसाइट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, अब ये हमारा जो बी लिम्फोसाइट है वो स्पेसिफिक हो जाएगा। क्या होगा बताइए, स्पेसिफिक फॉर दैट एंटीजन, क्योंकि इसका इंटरेक्शन हो चुका है, इसने उस पैथोजन को, उसने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी कर चुका, पता भी कर चुका, तो अब ये क्या हो जाएगा, उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, यानी उसके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। अब जैसे ही ये बी लिम्फोसाइट हमारा स्पेसिफिक होगा उस एंटीजन के लिए, जैसे स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेसिफिक होगा, तो इसमें क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। ये जो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे इस बी लिम्फोसाइट में प्रोलिफरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये नंबर ऑफ सेल्स को, सिमिलर टाइप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसने नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म किया 1 2 3 4। तो चूंकि इसी के जैसे सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिमिलर सेल्स को हमने क्या बोला, क्लोन्स। क्या बोला हमने बताइए, क्लोन्स। तो क्लोन्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे क्लोन्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स बना रही हैं, कौन बना रही है, बी लिम्फोसाइट। क्यों बना रही है, क्योंकि अब ये स्पेसिफिक होने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद, इंटरैक्ट करने के बाद सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स बना रही हैं, ठीक। इसीलिए सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, क्लोन्स ऑफ द सेल्स, क्लोन्स ऑफ सेल्स। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हम क्लोनल सिलेक्शन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, क्लोन्स ऑफ सेल्स हुई, और चूंकि ये आगे चल करके ये जो क्लोन्स ऑफ सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हो रही हैं, डिफरेंट फॉर्म में स्पेशलाइज हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, क्लोनल सिलेक्शन। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन, क्लोन्स, और आगे चल करके सेलेक्टिव नेचर हो रही है ना, ये सेलेक्ट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, क्लोनल सिलेक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या होगा कि जो भी क्लोन ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ये जो भी क्लोन्स ऑफ सेल्स होंगी, इनका डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा बताइए, ये डिफरेंशिएट करेंगे, क्लोन्स ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके ये जो सेल है, अब जिसमें देखो मैंने 4 सेल बनाया ना, अब इसमें मान लो 2 सेल किसमें कन्वर्ट होंगी, इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होंगी, और ये 2 सेल किसमें बताइए, मेमोरी सेल में कन्वर्ट होंगी। तो ये जो क्लोन्स ऑफ सेल्स है उसमें डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएट करके एक इफेक्टर सेल को फॉर्म करेगा और एक मेमोरी सेल को फॉर्म करेगा। जैसे ये इफेक्टर सेल बना, किसका फॉर्मेशन हुआ, दो टाइप का सेल, और ऐसा नहीं है, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेसिफिक होगा, किसके लिए, एक्स टाइप के पैथोजन के लिए, एक्स टाइप के एंटीजन के लिए। ये दोनों सेल्स, इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल्स, स्पेसिफिक होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, किसके लिए, एक्स टाइप के एंटीजन के लिए। लेकिन अब देखिए जो इफेक्टर सेल है, इफेक्टर सेल क्या करेगी, आगे गेट कन्वर्टेड, दिस इफेक्टर सेल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा सेल। ये जो इफेक्टर सेल होगा किसमें कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंड वन इज द मेमोरी सेल। मेमोरी सेल एज इट इज हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एज इट इज अवेलेबल रहे, लेकिन जो इफेक्टर सेल होगा इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा सेल्स। किसमें कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल। अब जैसे ही प्लाज्मा सेल में ये इफेक्टर सेल कन्वर्ट हुआ, ये प्लाज्मा सेल किसको सेक्रेट करना स्टार्ट करेंगे, एंटीबॉडीज को सेक्रेट करना स्टार्ट करेंगे। Now when these effector cells get converted into the plasma cells, then these plasma cells start secreting बहुत रैपिड रेट के साथ, बहुत तेजी के साथ, बहुत एक फास्ट रेट के साथ ये जो भी प्लाज्मा सेल है सेक्रेट करना स्टार्ट करेंगी a special type of proteins, and these proteins are known as the antibodies। तो अब ये जो प्लाज्मा सेल है किसको सेक्रेट करना स्टार्ट करेंगी, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स,
एक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटीबॉडी। तो इसमें डिफरेंस क्या है मेमोरी सेल और इफेक्टर सेल में? डिफरेंस ये हुआ कि इफेक्टर सेल इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करेगी किसके अगेंस्ट में, उस एंटीजन के अगेंस्ट में। ये इफेक्टर सेल इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म होगी, कन्वर्ट होगी प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल इमीडिएटली एक्साइटेड। और यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो प्लाज्मा सेल है ना, जिस एंटीबॉडी को बनाना स्टार्ट करेगा, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी विल बी मच एंड मोर मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगा। एंटीबॉडी को फॉर्म करने का जो रेट होगा प्लाज्मा सेल मैक्सिमम होगा। यहां तक कि अगर इसका डाटा देखा जाए 2000 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स बताइए, 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकेंड फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल पर सेकेंड में 2000 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका मॉलिक्यूल्स? एंटीबॉडीज का मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, ये एंटीबॉडीज का अटैक, इस एंटीबॉडीज का एक्शन किसके ऊपर होगा? इस एंटीजन के ऊपर होगा। ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को क्या करेंगे बताइए? डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म कर देंगे, पैथोजन को किल करेंगे। और जैसे ही एंटीजन को ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेंगी, अब वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिसीज फ्री हो जाएगा, यानी हेल्दी हो जाएगा। तब यहाँ पे हमने तो आपने तो ये तो देख लिया कि इफेक्टर सेल कैसे काम कर रही है, लेकिन जो सेकेंड सेल का फॉर्मेशन हुआ था दैट इज द मेमोरी सेल। अब ये मेमोरी सेल क्या करेगा कि ब्लड में एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही इस एक्स एंटीजन जिसका इन्फेक्शन हुआ था, जिसका इंट्रैक्शन इस बी लिम्फोसाइट के हुआ था, अब ये क्या करेगा कि ये जो हमारी मेमोरी सेल्स है, इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी अगर इस एक सी टाइप के एंटीजन का, पैथोजन का अगर इन्फेक्शन होता है, तो ये जो मेमोरी सेल है ना, उसको री इनकाउंटर करेगी। क्या कर बताइए? दोबारा उसको किल कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी ने किसको डेवलप कर, मेमोरी को डेवलप कर रखा है। और जैसे ही एक्स एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ, ये मेमोरी सेल उसको क्या करेगी? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी और तुरंत उसको क्या करेगी बताइए? किल करके, डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देगी। तो डिफरेंस यही है कि जो इफेक्टर सेल्स है इमीडिएटली एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगी, जबकि मेमोरी सेल लाइफ में कभी भी दोबारा फर्दर अगर इन्फेक्शन होगा, फर्दर अटैक होगा एंटीजन का, तब उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगी। तो आपने देखा यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था क्लोनल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहां पे हमने ये देखा कि एंटीबॉडीज का तो फॉर्मेशन होगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि एंटीबॉडी का डिटेल स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम CMIS को लेकर के स्टडी करेंगे, डील करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।